हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है एडजेक्टिव का, उसको लेकर मैं हाजिर हूँ और उसको आज हम कोशिश करेंगे उसको फिनिश करने की। फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उस एडवर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा रूल नंबर 8 है, पर हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। एज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इक्वालिटी। जब हमको बराबर बताना होता है तो हम एज का यूज करते हैं, जैसे एज, हाई, एज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज बराबर में ऊंची है। तो अगर हमको बराबरी बतानी है तो एज का यूज करना है, जबकि अगर हमको कंपैरेटिव बताना है तो हमको THAN कंपैरेटिव के लिए यूज करते हैं हम। तो वेयर एज देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए कौन आता है? देन। इक्वालिटी के लिए कौन आता है? एज। और बोथ एज एंड देन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस इक्वालिटी एंड कंपैरिजन इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में आपको बराबरी भी बताना है और आपको कंपैरिजन भी बताना है, तो आप किसका यूज करेंगे? वहां पर एज का और यहां पर देन का। एज का यूज कैसे करेंगे? जैसे मैंने इस पैटर्न में लिखा हुआ है वैसे। तो दो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज एंड इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। ये फो लिखा हुआ है ना। तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैं उतना ही स्ट्रांग हूं जितना कि मेरा फो मतलब शत्रु है। तो जो मेरा शत्रु है मैं उसके बराबर स्ट्रांग हूं, एंड इवन, और यहां की उससे ज्यादा क्या हूं? स्ट्रांग हूं। तो आपने यहां पर एज और एज का यूज करके क्या बता दिया? आपने बराबरी बता दी कि मैं उतना ही स्ट्रांग हूं जितना कि वो, और इवन उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो जब ज्यादा बता रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो, तो किसका यूज कर रहे हो आप? देन का। अब इसमें प्रॉब्लम कहां कहां आती है या एग्जाम में कहां कहां पॉइंट पूछता मैं वो बताता हूं। पहला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो आप यूज करोगे एज और एज का, तो पहली बात तो ये कंप्लीट होना चाहिए। एज, एडजेक्टिव और एज। जैसे एज गुड एज कूल एज। तो पहली बात तो ये एज और एज के बीच में आना चाहिए एडजेक्टिव, जब आप इक्वालिटी बता रहे हो, बराबरी बता रहे हो। दूसरी बात, ये जो आपने बीच में लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव डिग्री में। कभी कभी वो इसको ऐसे लिख देता है, एज हायर एज, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? हाई का कंपैरेटिव यहां पर यूज कर लिया, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर सिस्टर। कि वह उतनी तो ऑनेस्ट है जितनी उसकी बहन है। इफ नॉट, यदि नहीं है उससे ज्यादा ऑनेस्ट। तो आप यहां पर क्या बता रहे हो कि वह उतनी तो ईमानदार है जितनी कि उसकी बहन है, भले ही वो अपनी बहन से ज्यादा ईमानदार नहीं है। तो सेम केस यहां पर भी क्या आएगा? अगर पेपर में आपसे पूछना चाहे तो कैसे पूछ लेगा भाई? तो वो ऐसे पूछ लेगा कि यहां पर ऐसा लिख सकता है, एज मोर ऑनेस्ट, और यहां पर एज लिख देगा। तो फिर क्या हो जाएगी? फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। तो करना क्या है हमने? यहां पर जो लिखा था वो वापस लिख रहा हूं मैं, माय फो लिखा था, फो का मतलब शत्रु होता है। दूसरी बात यहां पर क्या कर सकता है? वो सिर्फ ऐसा लिख देगा, एज ऑनेस्ट, और ये वाला जो एज है उसको क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। तो ये भी नहीं कर सकते। जब हम इक्वालिटी बताते हैं तो हम अपना एडजेक्टिव लिखते हैं एज और एज के बीच में, पहला। दूसरा, जब हमको कंपैरिजन बताना है तो हम अलग अलग एडजेक्टिव का अलग अलग कंपैरिजन बनाते हैं। जैसे हम ब्यूटीफुल का अगर कंपैरेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम? तो उसको ऐसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम गुड का कंपैरेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? बेटर। हाई का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? हायर। तो अलग अलग का अलग अलग हिसाब से बनता है, हमको उसमें परेशान नहीं होना है। हमको ये समझना है कि अगर हम एक ही सेंटेंस में बराबरी बताना चाहते हैं तो एज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एज और एज के बीच में एडजेक्टिव लिखकर। और कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरिजन करना है तो देन का यूज करते हैं। इतनी सी बात है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा।
कोई भी पॉइंट जिसमें दिक्कत होती है आप उसको दोबारा रिप्ले करें, दोबारा उसको प्ले करके समझने की कोशिश किया करें, बात टाले नहीं, सॉल्व करते चले उसको। अब यहां ध्यान देना, इफ टू एडजेक्टिव्स, अगर दो एडजेक्टिव हैं, रिक्वायर डिफरेंट प्रेपोजिशंस, अगर दो एडजेक्टिव हैं जिनके लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस आना चाहिए, शुड बी यूज्ड विद बोथ ऑफ देम, नहीं शुड बी यूज्ड विद, या शुड बी ऐसा लिखना आप, शुड बी फॉलोड विद, शुड बी फॉलोड विद appropriate prepositions, appropriate prepositions, है ना। चलो फिर से बोलूंगा मैं, तो इफ टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रेपोजिशंस, अगर दो एडजेक्टिव्स हैं जिनके लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो किसी एडजेक्टिव के साथ टू आता है और किसी के साथ देन आता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं एल्डर लिखूं तो एल्डर के साथ टू आता है जबकि ओल्डर के साथ देन आता है। या मैं अगर एग्जांपल बना के दिखाना चाहूँ आपको तो ऐसा लिख सकता हूँ, इसको स्ट्रॉन्गर लिख दिया मैंने, है ना। स्ट्रॉन्गर के साथ क्या आता है, देन। अब एक ही सेंटेंस में अगर मैं एल्डर यूज करूँ और स्ट्रॉन्गर भी यूज करूँ, तो चूंकि एल्डर के साथ टू आता है, स्ट्रॉन्गर के साथ देन आता है, तो मुझे अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज करने होंगे। तो इफ टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रेपोजिशंस, शुड बी यूज्ड या शुड बी फॉलोड विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, तो उनके साथ कैसे प्रेपोजिशंस यूज होने चाहिए, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब जिसके साथ जो आता है, ठीक है। तो अगर दो एडजेक्टिव्स हैं, अलग अलग उनके साथ प्रेपोजिशंस आते हैं, तो हमको अलग अलग मेंशन करने पड़ेंगे। पर अगर कॉमन आ जाएगा तो, जैसे मान लो हायर लिखा और उसी में कूलर भी है, तो हायर और कूलर दोनों के साथ देन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी एल्डर है और उसके साथ मैंने दूसरा यूज कर लिया स्ट्रॉन्गर, तो एल्डर और स्ट्रॉन्गर है तो एल्डर के साथ टू आता है जबकि स्ट्रॉन्गर के साथ देन आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल्स में देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, लिखा है माई फ्रेंड इज सीनियर एंड मोर इंटेलिजेंट देन मी, हिज ड्रेस वॉज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर्स, सुनील इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर हार्डवर्किंग देन यू। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपको देखने से समझ में आना चाहिए कि गड़बड़ कैसी है, कि भाई एक एडजेक्टिव ये है और एक एडजेक्टिव है हमारा इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव में लिखा है मोर इंटेलिजेंट। सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव होता है, ये हमने सीखा है, रूल नंबर सेकंड है हमारा। और हमने किया क्या है कि हमने सीनियर और मोर इंटेलिजेंट दोनों के लिए देन का यूज कर लिया है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है कि भाई सीनियर जो है तो सीनियर के साथ प्रेपोजिशन टू आता है सर, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि माई फ्रेंड इज सीनियर टू एंड मोर इंटेलिजेंट देन। तो जो कंपैरेटिव है मोर इंटेलिजेंट उसके साथ देन आता है और सीनियर के साथ टू आता है। तो हमको करना कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर क्या करना है, सीनियर के साथ टू लगाना है। तो माई फ्रेंड इज सीनियर टू एंड मोर इंटेलिजेंट देन मी। दूसरा लिखा हुआ है हिज ड्रेस वॉज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर्स, कि उसकी जो ड्रेस थी वो डिफरेंट थी और महंगी थी तुम्हारे से, है ना। तो डिफरेंट के साथ देन तो नहीं आता है भाई, डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, कॉस्टली एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव कॉस्टलियर लिखा है। तो डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम। तो क्या लिखेंगे, हिज ड्रेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन योर्स, ठीक है। मैंने कहा कि अगर एडजेक्टिव हैं उनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस आते हैं तो अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, डिफरेंट के साथ देन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अगले वाले में देखो तो सुनील इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर हार्ड वर्किंग देन यू। अब यहाँ जो स्ट्रॉन्गर है ये कंपैरेटिव है, हाँ सर है, और मोर हार्ड वर्किंग ये भी कंपैरेटिव है, हाँ सर, और दोनों के साथ क्या आता है, देन आता है, हाँ सर। तो फिर तो सही लिखा हुआ है कि भाई दो एडजेक्टिव हैं, दोनों के साथ सिमिलर प्रेपोजिशंस आते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग आएंगे तो हमको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब मान लो किसी सेंटेंस में, या मैं कहूं कि कोई सिंटेक्स लिखा हुआ है, उसमें कोई नाउन है और इस नाउन के साथ मल्टीपल एडजेक्टिव्स हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं।
जैसे एक साइज है, एक शेप है, एक एज है, एक कलर है, नेशनैलिटी है या मटेरियल है। तो एस से क्या बन गया? साइज। दूसरे एस से क्या बन गया? शेप। तीसरे से एज, चौथे से कलर, एन से बन गया नेशनैलिटी और एम से बन गया मटेरियल। तो अगर एक ही नाउन को मल्टीपल एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं, एक ही नाउन के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, तो उनका जो क्रम होगा, उनका क्रम कैसा होगा? तो उनका क्रम होगा ऐसे जो हमने लिखा है। सबसे पहले क्या आएगा? साइज आएगा, फिर आएगा शेप, फिर आएगा एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी और मटेरियल। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग अ नाउन शुड बी। जो एडजेक्टिव्स हैं अगर एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उनका क्रम ये होना चाहिए कि सबसे पहले उसका साइज दिया तो साइज लिखिए, फिर शेप है तो शेप, एज है तो एज, कलर है तो कलर, नेशनैलिटी, फिर मटेरियल। मतलब अगर इसमें दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, पर जो एग्जाम में हमारे यूज होते हैं, ये जिनको हमको याद रखना जरूरी है, सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं हम। यहां पर जैसे मैंने लिखा है, एन इंडियन 5-year-old tall boy has come to meet you। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो देखें इंडियन नेशनैलिटी है, हाँ सर नेशनैलिटी है, 5-year-old ये एज है, टॉल क्या हो गया भाई? तो टॉल यहाँ पर अगर आप देखें हम तो साइज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? टॉल हमारा साइज हो गया। अब इनको अरेंज करना है ना, तो हमारे पास ऑर्डर क्या क्या है भाई? तो हमारे पास ऑर्डर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी और मटेरियल। एक बार चेक कर लेते हैं, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी और मटेरियल। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? इसमें एज आनी चाहिए ना। इस ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे एज से पहले भी क्या आएगा? यहाँ पर साइज आएगा। तो सेंटेंस कैसे अरेंज होगा? आ टॉल, टॉल क्या हो गया हमारा? साइज। फिर क्या आएगा भाई? शेप है नहीं, एज है, तो एज यहाँ आ गई 5-year-old। ठीक है सर, ये भी सही है। फिर इंडियन क्या आ गया? तो इंडियन आ गई। नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी दी है। अच्छा, बीच में और एडजेक्टिव नहीं है वहां अवेलेबल, तो जरूरत नहीं है ना, जबरदस्ती नहीं लिखना है उनको। तो अ टॉल 5-year-old इंडियन बॉय हैज कम टू मीट यू, तो कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, अ ब्लैक राउंड प्लास्टिक अमेरिकन टेबल इज लाइंग अनयूज्ड। यहाँ पर अनयूज्ड है ना, अगले वाले में सही लिखा उसने। तो यहां पर अगर हम देखें तो ब्लैक क्या हो जाएगा? कलर, राउंड क्या हो जाएगा? उसका शेप है ना, प्लास्टिक क्या हो जाएगा? उसका मटेरियल, अमेरिकन क्या हो जाएगा भाई? उसका नेशनैलिटी, और टेबल तो नाउन है ही। तो सबसे पहले क्या आएगा? उसका शेप आएगा। तो भाई शेप क्या है? राउंड है। साइज तो है नहीं, शेप अवेलेबल है हमारे पास। फिर ब्लैक, एज है, टेबल की तो एज होगी नहीं, दी भी नहीं उसने। फिर कलर क्या है? ब्लैक। फिर नेशनैलिटी है, हाँ सर है। तो हमने इसको कैसे जमा लिया? शेप में, फिर कलर में, फिर नेशनैलिटी में। फिर हमारा प्लास्टिक कहाँ जाएगा? लास्ट में प्लास्टिक मतलब मटेरियल, और फिर नाउन। तो अगर एक ही नाउन को मल्टीपल एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर होगा साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी और मटेरियल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखते हैं। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में हमको ऑर्डर बताने वाले ऑर्डिनल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जो ऑर्डर या क्रम बताते हैं। और एक होते हैं कार्डिनल्स। कार्डिनल्स जो संख्या बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1, तो 1 से जो ऑर्डिनल बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, है ना। अगर मैं कहूँ 2, तो 2 कार्डिनल हुआ, उससे क्या बनेगा हमारा? ऑर्डिनल सेकंड। अगर मैं यहाँ कहूँ 3, तो उससे क्या बनेगा हमारा? ऑर्डिनल थर्ड। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जो नंबर हैं वो तो इनफाइनाइट तक होते हैं, पर जो ऑर्डर है वो फर्स्ट से लेकर कहाँ तक होता है? लास्ट तक। फर्स्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट तक होता है। एक बात हमने याद रखनी है बस इसके लिए, जो ऑर्डिनल है, पहली बात तो उनके साथ आर्टिकल द लगाना मस्ट है। जो ऑर्डिनल्स हैं ये आर्टिकल जब हम सीखेंगे तो वहां पर मैं रिपीट करूंगा कि जो क्रम बताने वाले हैं उनके साथ हम द का यूज जरूर करते हैं। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द 15th, द 14th, कुछ भी हो। ठीक है। दूसरी बात,
अगर कहीं एक ही सेंटेंस में ऑर्डिनल भी लिखे हैं और कार्डिनल भी लिखे हैं, तब आपको क्या करना मस्ट है, तब आपको ये मस्ट है कि जो आपके ऑर्डर बताते हैं, जो आपका क्रम बताते हैं, वो पहले आने चाहिए बजाय संख्याओं के। जैसे मैं अगर लिखूं 2 पहले बॉक्स, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसा लिखना चाहिए, पहले 2 बॉक्स। तो पहला जो हुआ, आप भी समझ रहे हैं बेटा, यहां पर ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ ना, क्रम हुआ, तो ये क्या होगा, फर्स्ट करके लिखेंगे हम 2 के लिए 2 और फिर बॉक्स के लिए बॉक्सेस लिख देंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल, तो हम पहले क्रम लिखेंगे और फिर क्या बताएंगे, संख्या। ठीक है, चलो तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं वाइप कर देता हूं भाई, है ना। देखो देखो ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहां तक, लास्ट तक, शुड बी प्लेस्ड बिफोर, उन्हें प्लेस किया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए बिफोर कार्डिनल्स। कार्डिनल्स मतलब 1 2 3 4, मतलब संख्याओं के पहले क्रम बताएंगे, फिर संख्याएं बताएंगे। जैसे ये लिखा है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर एक्साइटिंग। तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि जो फर्स्ट है वो क्रम बता रहा है, तो क्रम कहाँ आएगा, पहले, और नंबर कहाँ आएगा, बाद में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 2, क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर एक्साइटिंग। द 3 लास्ट मूवीज ऑफ हिम डिड नॉट गेट दैट मच ऑफ सक्सेस। उसकी जो आखिरी 3 मूवी थी उनको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो जो 3 है वो तो नंबर है, और लास्ट क्या है, क्रम है, तो क्रम पहले आएगा, द लास्ट 3 मूवीज, है ना, कि आखिर की जो 3 मूवीज थी। तो पहले हम क्या बताएंगे, क्रम, और फिर क्या बताएंगे हम, संख्या। और आर्टिकल दा का याद रखना है हमको, दा लगाते हैं हम जब हम क्रम बताते हैं उनके साथ, ये हमको याद रखना है। अगला देखो, अब मान लो मैं कोई एडजेक्टिव यूज करूं जो ER पर खत्म होता हो। किस पर खत्म होता हो, ER पर खत्म होता हो, कोई भी एडजेक्टिव, है ना। तो अगर कोई एडजेक्टिव है जो ER पर खत्म होता है और इसका यूज हम, एक कोई नाउन है, सिंगल नाउन है, इस सिंगल नाउन की 2 क्वालिटी है, एक है क्वालिटी 1 और एक है क्वालिटी 2, मतलब एडजेक्टिव है बेसिकली। तो 2 नाउन की, किसी नाउन की 2 क्वालिटी के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो हमारा कंपैरेटिव है वो किस पर खत्म हो रहा है, ER पर। सुनना ध्यान से भाई, कि अगर एक नाउन की 2 क्वालिटी हैं और हम उन 2 क्वालिटी में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो हमारा कंपैरेटिव है वो किस पर खत्म हो रहा है, ER पर खत्म हो रहा है, तब हम ये ER वाला यूज ना करके इसकी जगह किसका यूज करते हैं, मोर का। और ये हायर किस में बदल जाएगा, जैसे हाई में। जैसे ओल्डर किस में बदल जाएगा, मोर, ओल्ड में। कूलर किस में बदल जाएगा, मोर, कूल में। क्लेवरर किस में बदल जाएगा, मोर, क्लेवर में। पर कब होगा ये तब होगा जब एक ही नाउन की, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी का कंपैरिजन होगा। अगर अलग अलग नाउन की क्वालिटी का कंपैरिजन होगा तो फिर वो तो जैसा कंपैरेटिव हम यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। पर एक की ही 2 क्वालिटी में कंपैरिजन होगा, क्या होगा, एक नाउन की 2 क्वालिटी में कंपैरिजन होगा, तो वहां पर ER वाला अगर एडजेक्टिव है तो वो ER में यूज नहीं होगा, उसके साथ मोर यूज करना पड़ेगा। अब उसी बात को यहां पढ़ देता हूं मैं। If we compare 2 qualities of a noun or pronoun and the comparative degree ends in ER, कि हम 2 नाउन या प्रोनाउन की, मतलब एक नाउन की 2 क्वालिटी, एक कोई नाउन या प्रोनाउन है उसकी 2 क्वालिटी में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो कंपैरेटिव है वो किस पर खत्म हो रहा है, ER पर। तो वी राइट, तो हम लिखते हैं, तो वी राइट द डिग्री, ऐसा लिखना, so we write the degree, डिग्री की जगह एडजेक्टिव कर लेते हैं, so we write the adjective, जो हमारा एडजेक्टिव कौन सा, कंपैरेटिव वाला, so we write the adjective, यहां पर वैसे सही लिखा हुआ है, जैसे so we write the adjective, जैसे ग्रेटर रहा होगा अगर मान लो, तो ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो गया, मोर ग्रेट में। अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की 2 क्वालिटी में कंपैरिजन है, तब ER वाला किस में बदल जाता है हमारा,
मोर के साथ पॉजिटिव हो जाता है वो। जैसे यहाँ पर अगर ग्रेटर रहा होगा तो किसमें बदल गया वो, मोर ग्रेट में। यहाँ पर कूलर रहा होगा तो किसमें बदल गया वो, मोर कूल में। पर ये कब होगा, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी होंगी, एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी होंगी। जैसे शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, दिस माउंटेन इज हायर देन वाइड। अब अगर मैं यहां देखूं तो शी के लिए क्लेवर लिखा है आपने और शी के लिए ही ऑनेस्ट लिखा है। शी के लिए ही आप क्लेवर लिख रहे हो और शी के लिए ही ऑनेस्ट लिख रहे हो, तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटी में कंपैरिजन है और हमारा कंपैरेटिव किस पर खत्म हो रहा है, ईआर पर। तो हम ये ईआर वाला यूज ना करके क्या यूज करते हैं, मोर और इसका पॉजिटिव क्लेवर। असल में ये लिखने में इसको ऐसा लिखना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था एरर बनाने के लिए क्लेवरर, कि क्लेवरर यूज करता तो ये प्रॉब्लमेटिक था। अभी भी प्रॉब्लम है पर ये एक्चुअल में ऐसा रहा होगा क्लेवरर, तो क्या बनाना पड़ेगा, मोर क्लेवर। लेकिन अगर आप यहां वाले पे जैसे लिखा उसने कि शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, अब मैं यहां पर शी और उसकी बहन है जो, इनके बीच में जो चालाकी है, जो चतुराई है, उसको एडजेक्टिव बना के कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर तो नाउन अलग अलग है ना, अलग अलग नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो जब अलग अलग के बीच में कर रहा हूं तब कंपैरेटिव तो ऐसे ही यूज होगा। लेकिन अगर आप अगले वाले में देखो, दिस माउंटेन इज हायर देन वाइड, ये जो माउंटेन है ये उससे ऊंचा है, या मैं सॉरी कह रहा हूं, ये माउंटेन ऊंचा ज्यादा है और जो वाइड है मतलब चौड़ा है वो कम है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। तो इसी माउंटेन के लिए आपने हायर लिखा है, इसी माउंटेन के लिए आपने वाइड लिखा है, एक ही माउंटेन के लिए लिखा हुआ है। तो जो ईआर वाला एडजेक्टिव है वो किस में खत्म हो जाएगा, तो ईआर वाला एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोर हाई में। ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग में यूज कर रहे होते तो, कि जैसे मैं बोलता कि ये वाला जो माउंटेन है ये उस वाले माउंटेन से क्या है, ज्यादा ऊंचा है, तो वहां पर फिर कैसे लिखते हैं कि दिस माउंटेन इज हायर देन दैट माउंटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमारे वर्ड हैं उनके बारे में समझ लेते हैं हम। कॉमेमोरेटिव, कॉमेमोरेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, समथिंग दैट सर्व्स टू वार्न और रिमाइंड, कोई चीज जो यूज होती है किसी चीज को याद दिलाने के तौर पर। जैसे आप जब स्कूल से निकलते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है ना, एक पुरस्कार दिया जाता है कि भाई ये ट्रॉफी है आपको मिली है, तो वो जो चीज है वो कॉमेमोरेटिव कहलाती है, एडजेक्टिव है ये बेसिकली, है ना। ठीक है, तो स्मरणीय क्या हो जाएगा, इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा। सिनोनिम क्या बनेंगे, सोवेनिर, मेमेंटो और कीपशेक। याद रखना ये MEME है, नहीं तो आप ऐसा सोचने लगो कि इसको मोमेंटो पढ़ने लगो, है ना। मोमेंटो के सेंस में नहीं है, मेमेंटो है ये, और ऐसे ही पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग याद रखे कॉमेमोरेटिव की। ठीक है, दूसरा वर्ड है र्यूज। र्यूज का मतलब क्या है, अ प्लान और प्लॉट टू मिसलीड समवन, किसी को मिसलीड करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए बनाया गया प्लान, वो क्या कहलाएगा, र्यूज कहलाएगा। हिंदी में चाल कह सकते हैं, सबटरफ्यूज और स्ट्रेटाजेम। इसके और भी सिनोनिम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गिमिक, सबटरफ्यूज, स्ट्रेटाजेम, गिमिक, है ना, और फ्लिम फ्लेम, ये उसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, है ना, लिख लेना आप। तो पहला वर्ड है कॉमेमोरेटिव, स्मरणीय, याद के तौर पर। र्यूज का मतलब बेटा सबटरफ्यूज, स्ट्रेटाजेम, गिमिक या फ्लिम फ्लेम। तीसरा वर्ड है हमारा मस्टर। मस्टर का मतलब है टू फाइंड एज मच सपोर्ट और करेज एटसेट्रा एज यू कैन। बेसिकली मतलब होता है जुटाना, इसका सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं गैदर। तो जुटाना क्या, जैसे हिम्मत जुटाना, जैसे आपको मान लो कहीं घूमने जाना है तो अपने पेरेंट्स से बात करनी कि भाई बाहर घूमने जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेज मस्टर करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्टर। फिर चौथा वर्ड है अपलॉड, शो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल, किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग अप्रूवल देना या किसी चीज को शाबाशी देना कि भाई यार बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया आपने, तो वो शाबाशी देना, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल देना, सराहना करना। चीयर, प्रेज, क्लैप, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसका एक और वर्जन होता है ये वाला, कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है पूरक। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, आपके सर पढ़ाते हैं आपको पूरक, कि जैसे 90 - थीटा
इसका पूरक कौन होगा? थीटा। ये आपस में क्या है? एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो ये पूरक है ये वाला, और ये कॉम्प्लीमेंट है। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। रिलिंक्विश का टू विड्रॉ, ऐसा लिखा हुआ टू विड्रॉ, और रिट्रीट फ्रॉम, किसी चीज से विड्रॉ कर लेना या उससे बाहर निकल आना, गिव अप कर देना, वो क्या हो जाएगा? उसका सिनोनिम है ना। गिव अप कर देना, विड्रॉ कर देना, उससे बाहर आ जाना, है ना। एब्ज्योर, गिव अप, है ना। ठीक ठीक, तो एब्ज्योर हो जाएगा गिव अप, एब्ज्योर रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ये दो एक से हैं, ये भी बताता हूं मैं। एक एब्ज्योर होता है और एक एड्ज्योर होता है। तो रिलिंक्विश का मतलब किसी से विड्रॉ कर लेना, किसी चीज से बाहर आ जाना, या रिट्रीट करना मतलब पीछे हट जाना। तो रिनाउंस, एब्ज्योर, एबनेगेट और एब्डिगेट। अब इसमें जो मैं एब्ज्योर वाला बोल रहा था वो सुन लेना, ये दोनों वर्ड हैं, पूछ लेता वो। एक होता है एब्ज्योर और एक होता है एड्ज्योर। एक है एब्ज्योर और एक है एड्ज्योर। तो एब्ज्योर का जो मतलब है, इसका मतलब होता है गिव अप, गिव अप कर देना, हाथ खड़े कर देना। और एड्ज्योर का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। तो देखो, जैसे अगर हम भूल जाएं तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, बी पहले आता है ABCD अल्फाबेट में, तो बी पहले आता है तो जी भी पहले आता है, डी बाद में आता है तो आर भी बाद में आता है। तो एब्ज्योर का मतलब गिव अप, और एब्ज्योर गिव अप और एड्ज्योर रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो, तो इस पर बेस्ड ये हमारे सेंटेंस हैं। आप इनको पॉज करो और पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। Rather than being criticized for her honesty, she should be dash for it. The court ordered him to dash custody of his child. They pushed the car with all the strength. तो ये strength लिखा हुआ है, strength. They could must dash. His act was just a clever to get me to go out with him. A statue. Statue dash all the soldiers who died in the last वॉर, ठीक है। तो इसके बारे में देखें तो पहला है हमारा रेदर देन बीइंग क्रिटिसाइज फॉर हर ऑनेस्टी, कि बजाय इसके कि उसे क्रिटिसाइज किया जाए उसकी ईमानदारी के लिए, शी शुड बी, तो शी शुड बी क्या? उसे शाबाशी मिलनी चाहिए, शी शुड बी अपलॉडेड फॉर इट। द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम, कोर्ट ने आदेश दिया, टू रिलिंक्विश, कि वो त्याग दे, वो छोड़ दे क्या? उसकी कस्टडी, अपने बच्चे की या उस बच्चे की। दे पुश्ड द कार, उन्होंने कार को पुश किया, विद ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से। दे कुड क्या? मस्टर, मस्टर मतलब जितनी ताकत वो जुटा सके उतनी पूरी ताकत से उन्होंने कार को पुश किया। हिज एक्ट वॉज जस्ट अ क्लेवर डैश टू गेट मी टू गो आउट विद हिम, तो उसका जो एक्ट था, उसका जो नाटक था, जस्ट अ क्लेवर र्यूज, वो क्या था बेटा? एक क्लेवर चाल थी ताकि मैं उसके साथ चला जाऊं। एक स्टैच्यू डैश ऑल द सोल्जर्स हु डाइड इन द लास्ट वॉर, अ स्टैच्यू कॉमेमोरेटिंग, कॉमेमोरेटिंग क्यों यूज कर रहा हूं, कॉमेमोरेटिव क्यों यूज नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि एक स्टैच्यू जो कॉमेमोरेट कर रहा है या करता है, तो इसको वर्ब में ING लगाकर यूज किया, जिरंड की तरह, या जिरंड ना कहने से अच्छा है पार्टिसिपल कहना, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। तो ये समझाऊंगा मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता है, क्या बनता है, ये हमारे सिलेबस में है, तो पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अ स्टैच्यू, एक स्टैच्यू जो कॉमेमोरेट कर रहा है सभी सोल्जर्स को जो मर गए लास्ट वॉर में। तो ये हमारे एडजेक्टिव के बारे में था। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से पसंद भी आ रहा होगा। नाउन हमारा आपने, उम्मीद करता हूँ आपने फिनिश कर लिया होगा। आज या कल मैं आपको उसकी शीट में प्रोवाइड करा दूंगा। और थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।